हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग जो प्यार दे रहे हैं इस सीरीज को यार बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं गारंटी करता हूँ कि जितना आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो ना, उससे ज्यादा आउटपुट मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्रीलिम्स के फोकस से भाई साहब जो इस बार प्रीलिम्स दे रहा है ना, वो इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, हर अपनी वीडियो को 3-4 बार रिपीट कर लेना, या फिर बुक्स को साथ लेके बैठना और वीडियो देखते टाइम, क्योंकि मैं कंप्लीट बुक्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं आगे चल रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में अपन देखते हैं, और फिर उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे वो बता दो। तो कैश रिजर्व रेशियो अपन पढ़ रहे थे। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या था इसके बारे में देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या था? वो रेशियो था, वो अमाउंट थी, वो मनी की अमाउंट थी जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसको देते थे? आरबीआई को देते थे। और किसकी फॉर्म में देते थे? कैश की फॉर्म में देते थे। क्या जो कैश रिजर्व रेशियो था उसके ऊपर कमर्शियल बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट देता था? ये बताओ। नहीं देता था। ये याद रखना भाई, यही क्वेश्चन बनता है यूपीएससी के अंदर। क्या जो आरबीआई है वो उनको इंटरेस्ट देता है क्या कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर? बिल्कुल नहीं देता भाई। कैश रिजर्व रेशियो पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है आरबीआई। नाउ वी आर प्रोसीड फॉर आवर टॉपिक टुवर्ड्स आवर टॉपिक विच इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इसके ऊपर पढ़ते हैं अपन। इसका ध्यान से सुनना भाई। देखो, पहली बात बता रहा हूं, अपनी नजरें दूर मत हटाना। यहां से क्वेश्चन आता है, 100% आता है यहां से क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक है ना अपने आप में बहुत बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनना। तो अपन पढ़ रहे थे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, इट इज द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड द लाइबिलिटीज। ये किसका परसेंटेज है? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। ठीक है, लाइबिलिटीज हमने पढ़ी थी, जवाबदेही जो जिम्मेदारी किसकी? बैंक की। ठीक है, उसी का नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है, उनका रेशियो, उनके अंदर से जो रेशियो होता है वो क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। जबकि हमने अभी बात की है किसकी? कैश रिजर्व रेशियो की। वो क्या होता है भाई? वो याद रखना, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का रेशियो होता है। ये चीज याद रखनी है। सर दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में एक ही बात बोली है? बिल्कुल नहीं बोली। उसके अंदर जो अपना ये आज वाला टॉपिक है, इसके अंदर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आएगा, और उसके अंदर क्या आएगा? डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो यही यूपीएससी खेलेगा, इसके अंदर नेट लगा के ही नहीं देगा वो तुम्हें। हो गया एक ऑप्शन। ठीक है, और आप तो सोचोगे यार बिल्कुल यार रेशियो तो उसी का था, किसका? टाइम एंड लाइबिलिटीज का। डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का ही था। नहीं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का रेशियो क्या होता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो याद रखना, इट इज द परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक दैट आर केप्ट विद देम ओनली। ये क्या करता है कि रखता है कौन? आरबीआई अपने पास रखता है। कि कौन सा रेशियो होता है ये? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो मैं कमर्शियल बैंक हूं, आरबीआई और कोई है, ठीक है, तो मैं आरबीआई को क्या करूंगा? अपने पैसे दूंगा, और इन पैसों के ऊपर याद रखना स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर हम क्या ले सकते हैं? हम इंटरेस्ट देगा, हमें इंटरेस्ट पेड करेगा। कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये अपना बैंक करेगा। और ये क्यों लेता है इसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन होगा, बस सुनते जाइए, क्योंकि चीजें एक मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी तो ऊपर चढ़ते हैं ना अपन, तो वही चीज अपन करते हुए चलेंगे। आपके कोई दिमाग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग से छूट जाए। ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या बताया है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की डेफिनेशन बताई है। इसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी नेट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है उसकी जो भी नेट डिमांड एंड टाइम, नेट याद, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, उनके परसेंटेज का क्या दिया जाता है? उनका परसेंटेज दिया जाता है किसको? आरबीआई को। कौन देते हैं? अपने कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपना स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर क्या होता था? याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर सिर्फ कैश वैलिड था। उसके अंदर क्या था कि सिर्फ आप कैश की फॉर्म में ही वो पैसे दे सकते हैं। बट ये कमर्शियल बैंक इस मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर, इसको मैं बोलूंगा बार बार जो प्रोनाउंसिएशन करने में भी क्या होती है? प्रॉब्लम होती है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि एसएलआर, इसको क्या करेंगे? अपन रीड करेंगे। ठीक है, तो एसएलआर में क्या होता है कि इसमें कैश नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि कैश में पैसे देने पड़ते थे अपने को, लेकिन इसमें कैश नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि कैश भी दे सकते हो आप,
कोई जरूरी नहीं है। दूसरी चीज आप गोल्ड के रूप में भी दे सकते हो, और गोल्ड के रूप में क्या होगा, जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है गोल्ड का उसके आधार पर आपके पैसे काउंट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या है, एसएलआर सिक्योरिटीज, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है आप उनके आधार पे भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने एलआईसी के 5% शेयर खरीद लिया और आपको लग रहा है कि अब ये कोई काम के नहीं है, तो हम इनको किसके रूप में जमा करवा सकते हैं, अपने एसएलआर के रूप में जमा करवा सकते हैं आरबीआई के पास। नो प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। हर एक चीज को निचोड़ निकाल के रख दो यार, मजा आएगा देखो पढ़ने में, क्यों नहीं आएगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट आप लोगों के दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है, आ जाना चाहिए। अब चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, 3 चीजें थी, कैश, गोल्ड और एसएलआर सिक्योरिटीज के रूप में भी ले सकते हैं, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3, अब कोई भी एक, ठीक है, जरूरी नहीं है तीनों देने, ठीक है। नोट सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बाय द एससीबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक अंडर द आरबीआई एलएएफ शेल नॉट बी ट्रीटेड एज द एसएलआर सिक्योरिटीज। जो एलएएफ होते हैं उनको क्या नहीं किया जाता, इनके अंदर काउंट नहीं किया जाता। फिर उसके बाद क्या है, एसएलआर कैन बी। अब देखो भाई एलएएफ क्या होता है, इन चीजों के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट आप एक एक टर्म के बारे में डिस्कस करोगे, तो अभी ज्यादा दिमाग के अंदर इतना बर्डन लेने की जरूरत है नहीं कि ये चीज है क्या, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में बताने लग जाऊंगा तो भाई हवा हवा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और जो भी इंपोर्टेंट चीज है, जो भी कंसेप्चुअल चीज है वो कहीं नहीं छूटेगी आपकी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन आगे। और एलएफ तो अपन ने पढ़ लिया ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो फिर भी आप आगे पढ़ लेंगे, इसको एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी सारी टर्म्स जो है वो अपन लास्ट में एक साथ कंसाइज करेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एसएलआर कैन बी सीन एज ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय द एससीबी टू प्रोवाइड क्रेडिट टू गवर्नमेंट थ्रू द प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जितना भी प्रोड्यूस होता है उसके आधार पे भी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, एसएलआर के अंदर, ठीक है। रेंज ऑफ एसएलआर प्रेस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई इज 0 to 40%। 0% से लेके 40% तक क्या है, एसएलआर की रेंज रखी गई है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। लेकिन अब करंट रेट कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। रेंज तो कितनी है, 0 से 40% तक। ये तो हो नहीं सकता कि आपने 60% ले लिया, बेचारा बैंक क्या करेगा फिर, बैंक घूमो भाई, कोई मतलब नहीं है फिर उसको। लेकिन इसीलिए क्या करते हैं कि 0 to 40% रेंज बता दी गई है कि इससे ज्यादा तो नहीं लिया जाएगा आपसे। अब वो ज्यादा और कम कब करते हैं वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही है कंसेप्ट ही यही है भाई। आ जाओ कंसेप्ट पढ़ते हैं। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, ये जो बात बोलूंगा ना इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन। तो अभी जो लाइन आने वाली है ना उनको लोग की लकीर समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन के रूप में आएंगे वो, ठीक है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टकराएंगे आपके साथ, ठीक है। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई इंक्रीज एसएलआर, आरबीआई इंक्रीज कर देती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को। कैसे करती है, क्यों करती है, चलो तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर दिमाग के अंदर बैठा दिया ना आपने, मजा आ जाएगा। मतलब आप लोगों को खुद पे भी इतना प्राउड फीलिंग होगी कि यार मजा आ गया। मतलब देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, बाजार के अंदर सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। अब महंगा होगा तो भाई सब क्या करेंगे, जितने ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब देखो जैसे ही टू रिड्यूस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया तो अब पैसों की जरूरत पड़ेगी और सबके हाथ में पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करती है वो, एसएलआर को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। वो डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा कि जो बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बांटेंगे लोगों के बीच में कि भाई जाओ और अगर कोई चीज नहीं मिल रही है तो जाओ उसको खरीदो, ठीक है। उनको पैसे देगी, तो पैसे कौन देगा, आरबीआई क्या करेगी, एसएलआर को कम कर देगी। और एसएलआर को जैसे ही कम करेगी, बैंक क्या करेंगे, पैसे देंगे लोगों को, और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो वो क्या कर सकेंगे, चीज को परचेज कर सकेंगे। ये भी है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में मनी हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी हो जाती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, तो इन्फ्लेशन बढ़ भी जाता है भाई, ठीक है। इन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर अपन, है धीरे धीरे समझते हुए चलना हर चीज को, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना है। जैसे ग्रोथ को इंक्रीज करना है ना, तो क्या करती है आरबीआई, डिक्रीज एसएलआर को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ये अपन ने कुछ गलत पढ़ लिया क्या,
भाई गलत मत पढ़ लेना वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी। दोबारा देखो, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए क्या करती है आरबीआई, इंक्रीज एसएलआर, एसएलआर को बढ़ा देती है। एसएलआर को बढ़ाएगी तो क्या होगा, सारा का सारा पैसा कौन खींच, सारा का सारा पैसा कहाँ खींच लेगी, आरबीआई खींच लेगी। किन से, बैंकों से। बैंकों से जैसे ही पैसे खींचेगी तो बैंक अब ज्यादा पैसे किसको नहीं दे पाएंगे, जनता को नहीं दे पाएंगे। और महंगाई कब होती है, जब आपके हाथ में पैसे होते हैं। कैसे कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो रहे हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, चीजें खरीदने जाओगे। अब कोई चीज मिनिमम एक फिक्स लिमिट में बन रही है, ठीक है, जैसे समोसे मान लो कि समोसे क्या कर रहे हैं, फिक्स अमाउंट में बन रहे हैं, 10 समोसे बन रहे हैं, ठीक है, और उन 10 समोसे की कीमत कितनी है, 10 रुपए चल रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गए, समोसे खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए और सबके पास क्या है, पैसे है खूब, 100 रुपए सबके जेब में है, ठीक है। अब समोसे 10 समोसे बचे हैं और समोसे खरीदने वाले 20 आ गए, सबकी जेब में कितने कितने पैसे हैं, 100 रुपए हैं। अब वो क्या करेगा कि भाई दुकानदार क्या करेगा कि भाई जो 110 रुपए दे जाएगा इस समोसे के, वो उसका समोसा हो जाएगा, क्योंकि 100 तो सब दे सकते हैं, 100 तो सब बोलेंगे कि भाई हम दे देंगे, 100 रुपए तो लाओ, हमें दे दो समोसा। लेकिन 20 लोग हैं तो अब बात तो सबको तो बांट नहीं सकते अपन, तो क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा पैसे देके जाएगा, तो इट मींस इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पैसों को कमी करने के लिए, लोगों के जेब में से, पॉकेट में से पैसे कम आए, वो कैसे होंगे, जब बैंक लोन ही नहीं देगा, बैंक पैसे ही नहीं देगा बाहर, तो क्या होगा, अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन कब होता है, जब जिस टाइम पे इन्फ्लेशन होता है उस टाइम पे क्या करता है, बैंक क्या कर देता है, एसएलआर को इंक्रीज कर देता है। तो एसएलआर को इंक्रीज कर देता है। जो मैंने पहले बताया था ना, वो चीज थोड़ी सी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, उसको ध्यान से रखना भाई, वो तुम मत करना, इसीलिए मैंने की है, ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूं, जो चीज हम अब गलती कर देते हैं ना, वो चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है, ये गलती मत करना। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक एक वर्ड पे ध्यान रखो, मेरे वर्ड के ऊपर, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ इंक्रीज करने पर, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एसएलआर विल बी डिक्रीज बाय द आरबीआई। एसएलआर को क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। कैसे भाई, ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए कैसे भाई, ग्रोथ नहीं हो रही किसी चीज की, ठीक है, तो ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, पैसों की कमी के कारण। भाई लेबर के लिए पैसे नहीं होंगे, या फिर कैपिटल किसी चीज के कोई काम करने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो। अब पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो कौन दे रहा है, कमर्शियल बैंक किसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है। और क्यों दे रहा है पैसे, क्योंकि भाई एसएलआर बढ़ा रखा है आरबीआई ने, तो आरबीआई क्या करती है, उसको कम करती है। जैसे ही कम करेगी, बैंकों के पास क्या होंगे, पैसे, और बैंक क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे बांटेंगे जनता के अंदर। जैसे जनता के अंदर पैसे आएंगे तो प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये चीजें है ना अच्छे अच्छे लोगों के समझ में नहीं आती, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इनको, प्लीज नोट। जनरली इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ आर हैंड इन हैंड। जैसे जैसे ज्यादातर यही होता है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के दोनों क्या है, हैंड इन हैंड है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है सौदा, ठीक है। इफ द बैंक फेल्स टू मेंटेन द रिक्वायर्ड एसएलआर, अगर कोई बैंक एसएलआर नहीं दे पाता है तो उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, धोखा कर दिया, धोखा नहीं भाई, बहुत बहुत तगड़ा काम कर दिया जाएगा उसके साथ, ठीक है। और वो तगड़ा काम क्या किया जाएगा, देन इट इज लायबल टू पे पेनल इंटरेस्ट एट द 3% पर एनम अबोव द बैंक रेट। बैंक रेट की जो बैंक रेट पे इंटरेस्ट लेता है ना, उससे 3% पर एनम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही 1 साल से जस्ट ज्यादा होता है, अगला ही दिन आता है, तो उसको कितना रेट देना पड़ेगा, 5%। कितना, 5% एट द बैंक रेट। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी बैंक खोलने जा रहा है तो भाई साहब अपने जो एसएलआर और किसी आरआर है ना, इसको टाइम पे जमा कराते रहना, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इनिशियली द रेट ऑफ द एसएलआर फिक्स्ड बाय द आरबीआई इज क्वाइट एट द 38.5% ऑफ द इंडियन 1990 एनडीटीएल बोल रहा है इसके अंदर, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का 38% क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। ये कब था, जब बैंक पहली बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1991 और 1992
1992 के अंदर बैंक इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। दोबारा एक बार ये जो वर्ड्स है ना, मैं कई बार फ्लो में बोल देता हूँ, इन वर्ड्स का ध्यान रखा करो कि ये पहली बार जब इसका एसएलआर को लेके आया गया था 1991 और 1992 के अंदर, उस टाइम पे क्या हुआ था कि 38% क्या किया गया था, अपना एसएलआर रखा गया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसे रिड्यूस करते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम होती है बढ़ाना भी, ठीक है। तो इसे रिड्यूस करते हुए ग्रेजुअली इसे रिड्यूस किया जा रहा है और इसकी जो अब 2021 की देखा जाए 5 फरवरी 2021 18% रह गया है। कितना रह गया है? 18%। ये भी बहुत ज्यादा भाई, ठीक है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो भी देना पड़ता है बैंकों को, फिर उसके बाद आप एसएलआर दोगे तो दिक्कत तो होती है ना यार। फिर उसके बाद है किसके बारे में, एमसीएलआर। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एमसीएलआर को देखो, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड बेस्ड बाय द लैंडिंग रेट। ये क्या होता है कि ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर क्या करता है, बैंक उधार देता है। जैसे देखो, इट्स द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बेलो विच ए बैंक कैन नॉट लैंड। इससे कम आधार पर बैंक क्या नहीं दे सकता, इससे कम रेट पे क्या नहीं दे सकता, उधार पैसे नहीं दे सकता। ये फिक्स किया गया है, वरना तो भाई बैंक फेमस होने के लिए क्या कर दे कि बिल्कुल कम रेट पे पैसा देने लग जाए या फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए, तो वो बैंक खुद डिसाइड नहीं कर सकता। एक बार पहले उसकी लिमिट डिसाइड कर दी गई है, आप उनके बीच में रहिए अगर आपको कुछ करना है तो, ठीक है। तो लैंड उधार देने के लिए आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड द एमसीएलआर मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को फिक्स करने के लिए क्या लेके आया गया था, एमसीएलआर। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड ऑन द लैंडिंग रेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 रिप्लेसिंग द बेस रेट स्ट्रक्चर विच हैड टू रिप्लेस बाय द सिंस जुलाई 2010। 2010 से चलता आ रहा था, लेकिन 2016 में आके इसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। MCLR requires a bank to charge rate interest based on the marginal cost or the incremental cost incurred by the bank to obtain the fund that was the bed rest to the average cost of the fund। जो उसके पास जितना भी फंड होता है ना किसी भी बैंक के पास, तो उसके एवरेज का ध्यान में रखते हुए, उसके इंक्रीमेंटल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है, अपना MCLR को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं खुद ही बहुत ज्यादा जोर देके पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी एग्जाम में चले जाओ आप, बैंकिंग कहीं भी दुनिया में कहीं घूम लो, जितना मजा किताबों में है कहीं नहीं। मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत मजा है किताबों में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ द क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज किया जाता है। एक बार ये यहाँ पर एक वो बना रखी है मैंने, टेबल सी बना रखी है। इस टेबल को देख लो भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसी टेबल से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो ये टेबल दे रखी है अपने बुक के अंदर, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि कैश रिजर्व रेशियो को इन्फ्लेशन होने पर क्या करना पड़ता है, तो इंक्रीज करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इंक्रीज क्यों कर देते हैं, सबके हाथ में पैसा है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, सबके हाथ में पैसा होता है, सबकी पॉकेट में पैसा होता है। अब कैश रिजर्व रेशियो जैसे इंक्रीज करोगे तो बैंकों को क्या देना पड़ेगा, आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बैंकों के पास पैसा कम, बैंकों के पास पैसा कम तो जनता के पास पैसा कम, जनता के पास पैसा कम तो इट मींस इन्फ्लेशन भी कम। तो इन्फ्लेशन जब भी आ जाता है तो क्या करते हैं, सीआरआर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। सेम एसएलआर को भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा एसएलआर के लिए, सेम। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट के लिए, फिर उसके बाद सेम बैंक रेट के लिए, और सेम ओपीएमओ में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। जैसे सेल करेंगे अपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चीजें तो समझ आ रही है ना आपको, आने भी चाहिए यार, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सेल क्यों करते हैं भाई, सेल इसलिए करते हैं ताकि हम उसको बेच देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो जितना भी पैसा लोगों के पास है वो हमारे पास आ जाएगा, और कैश हमारे पास आएगा तो भाई अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। भाई प्रॉपर्टी का थोड़े अचार थोड़ी ना डालेंगे वो, हाँ बताओ, मजा आ रहा है ना। बिल्कुल आना भी चाहिए, हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में डालो ना भाई, कंप्लीट अपन। और जो भाई आप लोग प्यार दे रहे हो ना, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ रहा है। और आप लोगों के कमेंट सेक्शन से, मतलब आपने एक दो लोगों ने कमेंट अच्छे किए हैं तो उससे यार अपने आप ही बूस्ट अप आता है, ठीक है, पढ़ाने का मन करता है। तो अब आ जाओ, कैश रिजर्व रेशियो वर्सेस दोनों के अंदर अंतर क्या है, CRR के अंदर और SLR के अंदर अंतर क्या है,
कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखने वाले हैं अभी हम। देख, बोथ आर द रिजर्व रिक्वायरमेंट टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट टू द सप्लाई मनी सप्लाई ऑफ द कंट्रोल। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये किस दोनों की दोनों चीजें किसके द्वारा लगाई जाती है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है, CRR is maintained as a percentage of the demand and time liabilities। CRR जो भी है वो क्या होता है, किसका परसेंटेज होता है, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का। ध्यान से सुनना, CRR डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का, जबकि SLR क्या होता है, इज मेंटेन्ड एज द परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। याद रखना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कौन होता है, SLR होता है। यही क्वेश्चन फंसाएगा वो, मजा आता है उसको फंसाने में। जहां पता है ना कि यहाँ बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा, वही क्वेश्चन थोड़ा सा तो यार थोड़ा सा प्रेशर तो डालो अपने दिमाग के ऊपर, और मत डालो, मैं डलवाऊंगा प्रेशर, बस आप तो सुनते रहो चीजों को और किताब लेके बैठा करो जब भी पढ़ने बैठो। ठीक है, तो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, CRR इज मेंटेन्ड बाय द SCBs with the RBI in cash, whereas SLR is maintained by the SCBs themselves in form of the cash gold। जो CRR होता है वो सिर्फ कैश के रूप में क्या करता है, आरबीआई एक्सेप्ट करता है, लेकिन SLR को आप गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के भी दे दो, कोई मतलब नहीं है उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, SLR के केस में, बट CRR के केस में ओनली कैश चाहिए भाई। ठीक है, पैसा वैसा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद SCBs आर एबल टू अर्न मनी वाइल मेंटेनिंग द SLR। जब SLR अपन रखते हैं ना तो अपन क्या कमा सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, इंटरेस्ट देगा हमें। लेकिन जब CRR जब रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ते हैं, CRR इज ए शॉर्ट टर्म मीडियम टूल। ये शॉर्ट टर्म के लिए कौन होता है, CRR होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कौन होता है, अपना SLR। तो समझ में आ गया होगा CRR और SLR। अब अपन पढ़ते हैं, अभी तक अपन ने कौन से पढ़ रहे थे, क्वांटिटेटिव जो मेथड थे वो पढ़ रहे थे अपन। अब आएंगे क्वालिटेटिव मेथड्स के ऊपर। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल को करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड कौन से यूज किए जाते हैं उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो 4 मेथड यूज लिए जाते हैं, जिनका पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट, थर्ड है मोरल सेशन बोलते हैं इसको। थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरा लो है तो उसको आप एडजस्ट कर लेना प्लीज, क्योंकि आपके पास बुक है तो कर लोगे आप एडजस्ट। ऐसे काफी होशियार बच्चे हो सारे, सही है ना। हाँ, तो भाई अपन कहाँ थे, अपन थे किसके ऊपर, अपन पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में पहला कौन सा आता है, मार्जिन। फर्स्ट कौन आता है, मार्जिन। ठीक है, अब इसको समझते हुए चलना भाई, मार्जिन के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये ध्यान से समझना थोड़ा सा। मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, इट रेफर टू द पार्ट ऑफ द लोन अमाउंट विच कैन नॉट बी बोरोड बाय द फ्रॉम बैंक। बैंक के द्वारा वो तो बोरोड किया ही नहीं जाता, वो उधार दिया ही नहीं जाता, वो पार्ट जो कि बैंक के द्वारा उधार नहीं दिया जाता, वही पार्ट क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। कैसे, मान लीजिए आपको क्या करना है, बैंक से लोन लेना है। क्या लेना है, लोन लेना है। तो बैंक आपके पापा तो है नहीं कि बिना भाई जाओगे पापा लोन दे, पापा पैसे देना तो दे देंगे आपको पापा, कोई चीज इंटरेस्ट कोई रखवाते नहीं है। लेकिन बैंक आपके पापा नहीं है भाई, वहां आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको दिलासा देनी पड़ेगी कि भाई ये चीज मेरे पास है, ये चीज रख लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इसके पैसे लेने में भी। ऐसे हर कोई थोड़ी ना, वरना तो मेरा साथी जाके बोल दे कि मेरे को 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए, बस दे दो, बैंक पैसे दे दो, बैंक पैसे थोड़ी ना दे देगा, ऐसे थोड़ी ना दे देगा। फिर तो हर कोई के पास पैसे हो जाएंगे, नहीं चुकाया जा रहा बोल, बाद में कह देंगे अपन तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है। देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर मान लीजिए आपने क्या किया, 100 रुपए लोन ले रहे हो। ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज आपके पास, मान लीजिए आपके पास, हाँ मेरे पास ये बुक है। ठीक है, और ये बुक मैंने खरीदी है 350 रुपए में। कितने रुपए में, 350 रुपए में। ये बुक मैंने 350 में खरीदी है। ठीक है, अब मैं गया बैंक के पास और मैंने बैंक को बोला कि यार मेरे को लोन चाहिए और मेरे को आपसे चाहिए 300 रुपए लोन। ठीक है, तो बैंक पता क्या बोलेगा, ठीक है भाई 300 रुपया लोन दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। ये बता तेरी ये बुक कितने की है। मैं बुक लेके गया था उधर पर ऐसे पढ़ते पढ़ता। ठीक है, तो वो मेरे को बोल रहा है कि ये बता तेरी ये बुक कितने की है।
मैंने बोला 350 रुपए की, तो बैंक बोला बुक रख जा और पैसे ले जा। मैं बोल रहा यार 350 रुपए की बुक ऐसे कैसे रख जाऊं? बोल रहा भाई ध्यान से सुन, हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो अब तेरी 350 रुपए की बुक है और 350 रुपए हमने तेरे को दे दिए, तेरे को जरूरत है, तू लेने ही नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो तेरी 400 रुपए की चीज रखेंगे हम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 350 रुपए की चीज के ऊपर हमें 300 रुपए क्या देगा, लोन देगा। और ये लोन ग्रांटेड, और जो अपनी कोलेटरल वाली होती है ना, जिसको अपन जमा करवाते हैं कोलेटरल के रूप में, ठीक है। तो इसके बीच में और लोन ग्रांटेड के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट्स इज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आई थिंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट वो होती है जिसके ऊपर बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, लोन देता है। बैंक बोलता है कि मेरे पास कुछ जमा करवाओ तो मैं आपको लोन दूंगा। और फिर वो लोन कैसे देता है, मैंने 350 रुपए की एक बुक जमा करवाई तो वो मुझे कितने रुपए देगा, 300। और 350 और 300 के बीच में जो गैप आ रहा है, यही क्या कहलाता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। समझ आया समझ? तो बिल्कुल समझ आया तो भाई साहब तुम समझ ही गए, आगे चलते हैं और क्या समझ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेकंड थिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या है, देखो वाइफ बंद हो रही है, क्या बात है, तुम्हारी बुक ही बंद हो रही है। हाँ भाई, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट सेकंड क्या है, सेकंड थिंग है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये वो क्रेडिट होती है जिसके ऊपर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है, और मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैंक से क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेने पर जब मैं उस बिजनेस का उनको ये दिलासा दिलाऊंगा कि मैं जो बिजनेस लेना चाहता हूं ना भाई, स्पेशल फॉर बिजनेस पर्पस के लिए, तो मैं आपको क्या करूंगा, बाद में लौटा दूंगा। तो उसके लिए मेरे को कुछ सिक्योरिटीज वगैरह रखनी पड़ती है। तो उसके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा प्रमोट भी करती है। अगर अपन सोशल को ध्यान में रखते हैं या फिर चीजों को ध्यान में रखते हैं ना, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। तो उनके ऊपर क्या आता है, रेशनिंग ऑफ द क्रेडिट आता है। तो बिजनेस पर्पस के लिए होता है ये, ठीक है। फिर होता है उसके बाद क्या आता है, फिर आता है मोरल सुशासन। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, इसका मतलब वर्ड्स का हेरफेर नहीं होना चाहिए। मोरल सुशासन, ऐसे सुशासन, ठीक है, मोरल वर्ड्स का हेरफेर होगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, RBI makes the bank adhere to the policy and the directives through the persuasion or pressure in order to maintain a certain level of money supply in the economy। वो क्या करता है कि जो RBI होती है ना, वो बैंकों को बोलती है, देखो क्या दोबारा देखो, RBI makes the बैंक्स के ऊपर क्या बनाती है, बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनाती है। प्रेशर के माध्यम से क्या बोलती है, बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनाते हुए बोलती है कि भाई तुम्हारे पास है ना, जितनी भी इकोनॉमी है ना, तुम्हारे पास जितनी भी है, इसको थोड़े ध्यान से रखना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मतलब हर चीज के लिए थोड़ा सा RBI क्या करता रहता है, ऊपर बैठा रहता है कि मैं तुम्हारा पापा हूं, और अगर कुछ किया ना, गड़बड़ की ना, तो थप्पड़ टिकेगा पीछे गुद्दे में। अब यहाँ पर थप्पड़ टिकता है ना, तो कहते हैं गुद्दे में टिकने तो बुद्धि आ जाओ, है ठीक है। तो गुद्दे में टिकने तो बुद्धि आ जाओ, वो वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कौन काम करता है, अपना मोरल सुशासन काम करता है। तो देखो, RBI मेक्स द बैंक्स एडहेयर टू द पॉलिसी। RBI एक ऐसी पॉलिसी बनाती है एंड डायरेक्टिव्स, और उसको अप्लाई करने की कोशिश करती है थ्रू द परसुएशन और प्रेशर के माध्यम से, और ऑर्डर देती है टू मेंटेन ए सर्टेन लेवल ऑफ मनी सप्लाई, कि इतनी मनी सप्लाई तो अपने को मेंटेन करके रखनी ही है भाई। ऐसे नहीं कि सारे लुटा दिया, एकदम बिल्कुल कम कर दे, अपन मनी दे ही नहीं रहे, सारे खुद लेके बैठ गए, ये बात गलत है। तो उसके लिए कौन आता है, अपना मोरल सुशासन आता है, ठीक है, इन द इकोनॉमी के अंदर। मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा भाई आपको। आप या तो बहुत सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकते, और बहुत कम पैसे एक साथ नहीं दे सकते। मान लीजिए जनता को जरूरत पड़ रही है, अकाल पड़ जाएगा, अगर पैसे नहीं आएंगे, तो ऐसे तो लोगों के पास पैसे आने चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है। हर काम कहते हैं ना, लिमिट में ही अच्छा लगता है भाई साहब, तो वो वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। फोर्थ वाली जो चीज होती है, फोर्थ वाला जो इसका कैटेगरी होती है, वो है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। RBI इश्यूज रिटन गाइडलाइंस टू द बैंक विद रिगार्ड टू द डाउन पेमेंट एंड मैक्सिमम
मैच्योरिटीज ऑफ द इंस्टॉलमेंट क्रेडिट टू द परचेज ऑफ द गुड्स। क्या क्या करती है कि गवर्नमेंट आरबीआई बोलती है कि भाई इसको इंस्टॉलमेंट, जिसके पास एक साथ पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट में दे दो उसको, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करवाती है कंज्यूमर्स के लिए, दैट्स इज ऑल्सो गुड, एक बढ़िया स्कीम है ये भी, ठीक है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ठीक है। तो आरबीआई इश्यूज ए रिटन गाइडलाइन या ओरल गाइडलाइन टू बैंकों को विथ रिगार्ड टू डाउन पेमेंट एंड मैक्सिमम मैच्योरिटीज ऑफ द इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ऑफ द परचेज ऑफ द गुड्स। तो इन चीज़ों को भाई बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। जो चीज़ें मेरे हाथ में होती है ना, वो है कि मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊं, और मैं कंसेप्ट समझाने की पूरी 100% कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब आपको नहीं आ रहा है तो आपका काम है कि आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्योंकि जब तक आप लोग बताओगे नहीं कि मेरे को सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, और अगर समझ आ रहा है सब कुछ तो लाइक वगैरह कीजिए, कमेंट अच्छे कीजिए, तो अपन और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए और जल्दी वीडियो आएगी। क्या ना कि अब 1-2 दिन लग रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है यार, देखो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिसीज सस्टेंस बाय ऑफ द आरबीआई के द्वारा पॉलिसीज लाई गई है। आरबीआई जनरली प्रोवाइड 3 मेन टाइप ऑफ द फॉरवर्ड गाइडेंस पॉलिसीज टू इंस्टेंट इन द मार्केट। आरबीआई मार्केट को चलाने के लिए ना तीन तरह की जो गाइडेंस है ना, वो क्या करती है, रिलीज करती है। और उनमें से पहला क्या है, अकोमोडेटिव। इन अदर वर्ड्स द सेंट्रल बैंक इज टेलिंग द मार्केट इज एक्सपेक्ट रेट टू द कट एनी टाइम, कि मार्केट रेट है ना कभी भी कट किया जा सकता है, ठीक है। अकोमोडेटिव का अर्थ होता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड, जिस प्रकार से जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आरबीआई क्या कर देगी, अपने आप अपने काम करना स्टार्ट कर देगी, बैंकों से पैसा खींचना स्टार्ट कर देगी। तो किसी भी काम पे क्या हो सकता है, मार्केट में कट हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज टाइप टू इंडिकेट एंड इम्पेंडिंग रेट हाइक्स। रेट किसी भी प्रकार चेंज हो सकते हैं, किसी भी चीज के रेट चेंज हो सकते हैं। दूसरी चीज जो कि हमेशा गाइडेंस देती रहती है कि भाई रेट कभी भी हाइक हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं चीजों के, ठीक है। न्यूट्रल मींस एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। यही बात, तीनों में एक ही बात है कि एनीथिंग कैन बी हैपन एनी टाइम, कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, आपके साथ भी कुछ भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब क्राइम पेट्रोलर थोड़ी ना बन जाऊंगा मैं पूरी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद समटाइम द आरबीआई गोज टू द स्टेप फर्दर मेंशन लाइक वर्ड लाइक ईजिंग, सेलिब्रेटिंग, टाइटेनिंग। ये क्या होती है, ये वर्ड्स को भी अपन समझेंगे अब, ठीक है। तो क्वालिटेटिव ईजिंग क्या होता है, इट इज द पॉलिसी अंडर विच द आरबीआई परचेज लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से आरबीआई क्या करती है, किसी भी सिक्योरिटी को खरीद लेती है लॉन्ग टाइम के लिए। ये क्या होती है, अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, ठीक है। एंड इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी, और जो इकोनॉमी है उसके अंदर मनी डालती है। कई बार क्या होता है कि मनी की कमी आ जाती है, पैसों की कमी आ जाती है, तो गवर्नमेंट सोचती है कि भाई ऐसे तो भूखे मर जाएंगे अपने देश के लोग, तो इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगले चुनावों में फिर सामने वाले इंसान को जिताना भी तो है। तो उसके लिए क्या करती है, ये अपनी प्राइवेट जो सिक्योरिटीज होती है उसको गवर्नमेंट में इंक्लूड कर लेती है, उनको खरीद लेती है और इंजेक्ट कर देती है इकोनॉमी के अंदर, पैसा ही पैसा कर देती है, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम हो जाता है। thereby increasing to the money supplies to of the increase the leading of the investment to the ultimate promote of the economic growth। और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान रखते हैं भाई। इट इज द लास्ट रिसोर्ट विच इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू स्टिमुलेट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी व्हेन इंटरेस्ट रेट फेल टू द वर्क। जब इंटरेस्ट रेट फेल टू द वर्क काम करने बंद कर देता है उस टाइम पे। ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है, इनको एक बार पढ़ के निकाल लेना तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जो कंसेप्चुअल टॉपिक है उसके ऊपर अपन जरूर जोर डालेंगे, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ, तो उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, ठीक है। कोविड-19 स्पेसिफिक मेजर मॉनेटरी पॉलिसी मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड, ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो भाई साहब अगले 10 क्लास तो और लगेंगी, क्योंकि आपको पता है ना हर क्लास से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्लास से एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर क्लास से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए क्लासेस एक भी मिस ना करें, सारी क्लास पहले वाली ले लें। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आ रहा है ना तो इसको आगे बढ़ाएं, लोगों को भी बताएं कि भाई कुछ ऐसा चल रहा है अपने। थैंक यू सो मच।